हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रिजिड बॉडी डायनामिक्स में टॉपिक मूवमेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने एक डायग्राम पढ़ा था और वो डायग्राम में मैंने आपको कुछ पार्टिकल्स रिप्रेजेंट किए थे और उनकी जो रोटेशंस है वो मैंने आपको बताई थी। तो बच्चों उसके बेस पर हम इनर्शिया फाइंड करेंगे, मतलब कि सिंपल इनर्शिया हमें पता चलेगा। उसके बाद हमें मूवमेंट चलेगा पता। और बच्चों ये मूवमेंट क्या है? मोमेंटम हो गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि टॉपिक में आपको क्या लिखा हुआ है? मूवमेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम और इनर्शिया का प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हम वो फाइंड करेंगे। इस टाइप की कुछ डेरिवेशन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ये यहाँ पर एक थियोरी है। जो डायग्राम हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में किया था वही डायग्राम हमने इसके रिगार्डिंग बनाना है, इस थियोरी के रिगार्डिंग बनाना है सबसे पहले। उसके बाद उससे रिलेटेड हमने डेरिवेशन करनी है और फिर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज इनर्शिया, हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज मोमेंटम और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है। हम आज के लेक्चर में ये सारी बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लेट ए रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर या फिर वेक्टर ओमेगा। द रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेट m1 m2 m3 so on mn be the masses of these particles and r1 vector, r2 vector, r3 vector be their position vector respectively from the axis of rotation. Let v1 vector या फिर vector v2, vector v3 so on vector vn be their linear velocities। तो बच्चों जो ये थियोरी लिखी हुई है, अगर इससे रिलेटेड हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएं तो बच्चों ये हमारी एक एक्सिस है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसके अराउंड ही पार्टिकल्स रोटेट करेंगे। बच्चों ये हमारी क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों, मान लो कि यहां पर एक पार्टिकल है जो कि इस एक्सिस के अराउंड, ठीक है, सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है। तो बच्चों में भी अगर हम यहां पर एक लाइन लगा लें, ठीक है, इसकी रोटेशन दिखाने के लिए, तो बच्चों ये हमारी एक लाइन है और यहां पर हमने इसकी रोटेशन दिखाने के लिए, ठीक है, ये मैंने डॉटेड लाइन से इसकी जो रोटेशन है वो रिप्रेजेंट कर दी है। सेम बच्चों वही डायग्राम बनाना है जो हमने पिछले टॉपिक में किया था। तो बच्चों ये इसकी रोटेशन है और ये थोड़ा रफली डायग्राम बच्चों बनेगा, तो कोशिश करना समझने की। ठीक है, तो मतलब पार्टिकल यहाँ था, ये पूरा सर्कुलर पाथ में पूरा एक राउंड कंप्लीट करके वापस यहाँ आता है, फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे चलता है। ठीक है, तो बच्चों इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो हमने वेलोसिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट की है v1। ठीक है, v1 वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी लीनियर वेलोसिटी है। और मैंने बताया था कि जैसे कि एक सर्कल बना रहा है, ये पार्टिकल एक सर्कल बना रहा है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो r1 होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर r1 के ऊपर हम वेक्टर लगा दें, r1 के ऊपर अगर हम वेक्टर लगा दें तो बच्चों ये बन जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या बन जाता है? पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों ये दोनों तरफ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी r1 होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी r1 होगा। ठीक है, तो बच्चों पोजीशन वेक्टर एक्चुअली क्या होता है? मान के चलें कि यहाँ पर कोई हमारा ग्राफ है, वो ग्राफ बेशक 2D हो या फिर 3D हो। चलो हम 3D ग्राफ बना लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों और यहाँ पर मान लो कि 2 पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, और ये पार्टिकल्स का इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा तो उसको हम डिस्टेंस कहने के बजाय क्या बोलेंगे? इसका पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर, जब उसके ऊपर हम एक वेक्टर का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। तो इसलिए वही रेडियस भी वही है और मान के चलें कि ये हमारा ओरिजिन है जो इसका सेंटर है सर्कल का, यहाँ से लेके इस पार्टिकल, जैसे पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो इसका डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? r1 वेक्टर। उसी तरह पार्टिकल यहाँ पर है या फिर कहीं और भी है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली अगर हम बात करें कि डिस्टेंस जो ये वाला है, इतना डिस्टेंस भी क्या है? ये भी r1 है, क्योंकि सर्कुलर पाथ है। तो एक्चुअली इसका जो आप ये कह लें कि जो रेडियस है चारों तरफ सर्कल का इक्वल होगा, क्योंकि कोई भी जो सर्कल हमारा है, ठीक है, उसका रेडियस बेशक आप यहाँ से कलेक्ट करें या फिर यहाँ से लें, यहाँ से लें, यहाँ से लें, कहीं से भी उसका आप रेडियस है
वो मेजर करें तो वो इक्वल ही रहेगा। तो इस बच्चों सर्कल है लेकिन हमें दिख रहा है कि ये इलिप्स जैसा है लेकिन है ये सर्कल। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, तो बच्चों इसका R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब वेक्टर का साइन पड़ता है तो वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। उसी तरह बच्चों हमारे पास एक दूसरा पार्टिकल भी है, वो हमारा मान के चले R2 पार्टिकल है। जैसे यहाँ पर हमारा 1 पार्टिकल था, पार्टिकल 1 था, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं P1। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम, जैसे P1 लिख लेते हैं, P1 लिख लो या फिर ओनली 1 लिख लो, सिंपल। ठीक है, ओनली 1 लिख लो कि यहाँ पर हमारा 1 पार्टिकल है कोई। ठीक है, और 1 पार्टिकल यहाँ पर भी है, तो इसलिए इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1। उसी तरह बच्चों अगर यहाँ पर कोई हमारा पार्टिकल है और उसका भी देखें जो रेडियस होगा या फिर आप कह लें पोजीशन वेक्टर होगा, वो इक्वल होगा, सारे पार्टिकल्स का सेम होगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसी मैटर के अंदर हैं और ये पार्टिकल्स हमारे रिजिड हैं। जो वो मैटर है वो हमारा रिजिड है, तो पार्टिकल्स भी क्या है, काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रांगली बाउंडेड हैं, वो भी रिजिड हैं। ठीक है, काफ़ी सख्ताई से वो बंधे हुए हैं, तो सबका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, सेंटर से वो इक्वल होगा। तो जो पार्टिकल अगर यहाँ पर हमारा है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो बच्चों ये डिस्टेंस देखो क्या हो गया, यहाँ से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस हुआ ये हो गया R2 वेक्टर, मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल सेकंड। तो बच्चों ये भी हो गया R2 वेक्टर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, R2 वेक्टर। तो बच्चों उसी तरह नीचे अगर हम नीचे जाते रहेंगे तो हमारे पास R3, R4, ठीक है, R5 और सो ऑन Rn। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमें ये भी बोल दिया गया है कि ईच एंड एवरी पार्टिकल का यहाँ पर जो मैसेज है वो हमें गिवन है। मान के चलें कि ये जो पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल, इसका जो मैस है वो m1 है, उसी तरह जो सेकंड पार्टिकल है उसका जो मैस है वो m2 है, एंड सो ऑन। जैसे हम नीचे जाएंगे बच्चों तो जो लास्ट वाला या फिर आप कह लें कि nth पार्टिकल है उसका मैस क्या होगा, देखो वो पार्टिकल क्या होगा, सबसे पहले वो पार्टिकल n होगा और उसका मैस क्या होगा, उसका जो मैस होगा वो होगा mn होगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद बच्चों इसका जो कहते हैं कि ए रिजिड बॉडी, ठीक है, तो यहाँ पर ईच एंड एवरी पार्टिकल का अपना अपना एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि जैसे कि ये पार्टिकल की ये है लीनियर वेलोसिटी V1, इसकी बच्चों लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, V2 होगी, है ना, V2 वेक्टर। तो उसी तरह बच्चों ईच एंड एवरी पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पीछे मतलब डायग्राम में बताया था, जो पीछे मैंने टॉपिक करवाया था, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी और दूसरी होती है लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी। तो बच्चों जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा वेक्टर, और जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसको हम v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों जैसे लीनियर वेलोसिटी सबकी सेपरेट सेपरेट है, उसी तरह जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी सबकी सेपरेट सेपरेट होगी। ठीक है, W1 वेक्टर और बच्चों यहाँ पर होगा W2 वेक्टर, ठीक है, इस सेकंड पार्टिकल की। उसी तरह हम नीचे जाते रहेंगे तो हमारे पास W3, W4 है ना, W3 हो गया, फिर उसके बाद W4 हो गया, तो ऐसे हमारे पास WN तक एंगुलर वेलोसिटी आती रहेंगी। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास जैसे कि इस थ्योरी में बोला गया है, लेट अ रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर या फिर वेक्टर ओमेगा। मतलब यहाँ पर पूरी बॉडी जो एक पूरा मैटर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करी गई है। ठीक है, मतलब एक एक पार्टिकल की, ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं करी गई, पूरे मैटर की, क्योंकि ये मैटर पूरा है, एक पूरी बॉडी है, इसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स हैं, इन सबको मिला के इनकी कंबाइनिंग जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी बात करी गई है। तो बच्चों इसलिए जो डायग्राम, जो पिछला डायग्राम था, वहां पर हमने ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 लिखने के बजाय हमने वहां पर सिर्फ कर दिया था ओमेगा वेक्टर हमने वहां पर शो कर दिया था। तो उससे क्या हो गया, अगर हमने ओमेगा लिख दिया तो बच्चों हमें फिर ओमेगा 1 वेक्टर, ओमेगा 2 वेक्टर लिखने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ आया होगा, इस थियरी के बारे में आपको चल गया होगा पता है कि ये क्या है। अब बच्चों इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो हम आगे करेंगे, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें बच्चों, ये हमारा क्या है, ये रफ पार्ट है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो एसएस तो आप ले नहीं सकते, तो आप ऐसा करें कि इसको नोट कर लें। ओके, तो इसको आप नोट कर लें। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, उसके बाद फिर हम इससे जो आगे जो इसकी डेरिवेशन है वो करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, जो अभी हमने पीछे डायग्राम बनाया था उसको आप अपने सामने रखें
और उसको देख देख के इसकी डेरिवेशन हम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है कि नाउ कंसीडर द nth पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी, देयरफॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द nth पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज। तो बच्चों हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि जो हमारे पास एक बॉडी थी उसमें nth पार्टिकल थे, ठीक है, उसमें nth पार्टिकल थे, ओके। अब बच्चों अगर हम उन nth पार्टिकल्स का जो एंगुलर मोमेंटम है वो निकालना चाहें, तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, एल एम पी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता था, एल आर पी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता था एंगुलर मोमेंटम का, बीच में क्रॉस होता था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आर भी वेक्टर होता था और पी के ऊपर ही वेक्टर हुआ करता था। और बच्चों पी हमारा क्या होता था, लीनियर मोमेंटम, या फिर हम कहते थे सिर्फ कहते थे मोमेंटम, ठीक है। या तो हम कहते थे लीनियर मोमेंटम या फिर कहते थे सिर्फ मोमेंटम। तो बच्चों अगर हम उन nth पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें, क्योंकि वो nth पार्टिकल है, तो बच्चों उसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, एल एन वेक्टर दिस इज इक्वल टू आर एन वेक्टर क्रॉस मतलब कि मल्टीप्लाई पी एन वेक्टर, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो हम क्या करेंगे, आर एन वेक्टर को हम बाहर रखेंगे, ये क्रॉस हमारा क्रॉस इधर ही है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और बच्चों ये क्रॉस में इसको क्यों बोल रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि एक्चुअली ये वेक्टर फॉर्म है। तो यहाँ पर भी जो मल्टीप्लाई होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों इन दोनों का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते। और बच्चों सेकंड होता था क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता था, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और बच्चों प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो बच्चों वो भी बात हमने यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, तो यहाँ पर मैं इसको क्रॉस बोलूंगा, ठीक है। तो बच्चों क्रॉस एम एन और वी एन, ठीक है। एम एन वी एन हमारा एक्चुअली फॉर्मूला होता था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी मतलब कि मास, और वी होता है वेलोसिटी, ठीक है। और दोनों बीच में कोई क्रॉस नहीं होता, सिंपली मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर जो आर और जो ये पी है दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो एम एन वी एन वेक्टर बच्चों ने लिख दिया। अब बच्चों देखें यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, हम इसको बच्चों मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास कि आर एन हमने लिख दिया, एम एन वी एन लिख दिया। अब बच्चों देखो यहाँ पर आर और ये जो वी है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है। और एम एन जो हमारा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी को हम एक बाहर रख लेते हैं, और जो वेक्टर क्वांटिटी है दोनों के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इंप्लीमेंट हम कर देते हैं, आर एन इंटू वी एन, ठीक है। आर एन इंटू वी एन हमने कर दिया बच्चों। अब बच्चों इतना करने के बाद देखो हमने फिर आगे क्या करना है, नाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी इज। तो बच्चों ये हमारे पास क्या था कि nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम था, सिर्फ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, पार्टिकल का। अगर हम पूरी रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो सारे nth पार्टिकल उस रिजिड बॉडी में समा जाएंगे, आ जाएंगे। तो हम वहां पर फिर n लिखने की बजाय डायरेक्टली l लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर n को हटा दें, यहाँ पर सिर्फ हम l लिख सकते हैं, l वेक्टर, क्योंकि हम पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी इज l वेक्टर दिस इज इक्वल टू। बच्चों यहाँ पर देखो हमने क्या पाया है, समेशन का साइन पाया है। तो बच्चों समेशन साइन हमने इसलिए पाया है क्योंकि जो हम रिजिड बॉडी लेंगे उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, nth पार्टिकल होंगे, उन सबको हम एक साथ लेंगे, मतलब सबका हमने सम कर दिया। और बच्चों ये जो साइन होता है समेशन का, ये हम तभी यूज करते हैं जब हम अलजेब्रिक सम करते हैं। हम क्या करते हैं जब अलजेब्रिक सम, तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, समेशन। क्योंकि जब हमें काफ़ी सारी जो लंबी क्वांटिटी होती है, एक सीरीज होती है, उसका सम करना होता है, तो वहाँ पर हम समेशन का साइन लगा देते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने एम एन लिख लिया, आर एन वेक्टर क्रॉस वी एन वेक्टर से इक्वेशन नंबर 1 बच्चों हमने कह दिया। अब बच्चों इतना हमारा हो गया, इक्वेशन नंबर 1 तक हम पहुँच गए। उसके बाद देखो हमने क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर हमने इम्प्लाइज का साइन लगाया है, क्योंकि इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। और बच्चों हम चेंजेस क्या करेंगे कि जहाँ पर वी एन है वहां पर उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। और बच्चों वी एन हमारा क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी। तो बच्चों लीनियर वेलोसिटी का आपको मैंने फॉर्मूला है वो पिछले लेक्चर में बताया था, वो होता है ओमेगा एन, ठीक है, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी इनटू जो उसका रेडियस होता था पोजीशन वेक्टर,
उसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने देखो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। बच्चों यहाँ पर भी देखो ये P था, यहाँ पर अगर आपको nth फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर आप n भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो जैसे कि आपने यहाँ पर आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो बच्चों इतना होने के बाद ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि जहां पर Vn था वहां पर मैंने ब्रेसेस लगा के Vn की वैल्यू यहां पुट कर दी और बच्चों बाकी सारा मेरा सेव है। ये बच्चों हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हम पहुंच गए। अब बच्चों जो ये ब्रेसेस के अंदर जो मैंने ये क्लोज्ड ब्रेसेस लगाई है, इसके अंदर जो हमारी क्वांटिटी बनी है, फॉर्म बनी है, यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा क्रॉस क्रॉस, तो बच्चों इस टाइप की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है वो हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, मतलब 3 वेक्टर क्वांटिटी है, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर ऐसे ब्रेसेस लगी हुई हैं, तो बच्चों ये किसके इक्वल होता है? देखो बी वेक्टर जो मतलब ब्रेसेस के अंदर है बी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है, डॉट है, मल्टीप्लाई सिंपल, और ए वेक्टर और बी वेक्टर मतलब का डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर और सी वेक्टर का। मतलब जब हमने बी वेक्टर को सिलेक्ट किया तो ए और सी का क्या बना? क्रॉस अपना डॉट प्रोडक्ट। और बीच में बच्चों की हमारे माइनस है, जब हमने सी वेक्टर को सिलेक्ट किया तो बच्चों ए और बी का बना डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो बच्चों हमने ब्रेसेस के अंदर जो क्वांटिटी है उनको ही बाहर रख के सिलेक्ट करना है। बी को सिलेक्ट किया तो रिमेनिंग क्वांटिटी हमारी देखो क्या रह गई? ए और सी, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अगर हमने सी को सिलेक्ट बच्चों किया तो रिमेनिंग क्वांटिटी देखो हमारी क्या रह गई? ए और बी, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, जो हमारे अंदर इस ब्रेसिस के अंदर जो हमारे पास क्वांटिटी है उसको अगर हम यहाँ पर लिख ले और इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको अगर हम ओपन करें तो बच्चों देखो जहाँ पर बी था वहाँ पर WN है। ठीक है, WN मतलब W कह ले आप या फिर ओमेगा कह ले, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम W बोल लेते हैं कि हमें मतलब बोलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो बच्चों देखो B बाहर था तो ये हमने बाहर रख लिया WN, ठीक है, क्रॉस या फिर वेक्टर आप कह ले WN वेक्टर। तो बच्चों इन दोनों का क्या है? डॉट प्रोडक्ट RN वेक्टर इंटू RN वेक्टर। ठीक है, माइनस बीच बच्चों हमने रखा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है ये C था और C की प्लेस पर यहाँ पर हमारे पास है RN वेक्टर, तो बच्चों यहाँ पर हमने RN वेक्टर रख लिया। उसके बाद इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक तो बच्चों आपने कर लिया होगा, आई होप कि आपको इतना चल भी गया होगा पता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी आई है ना, ये वाली क्वांटिटी, इसकी जो वैल्यू है जो हमारे पास इक्वल के राइट हैंड साइड में आई है, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो वो करने से पहले आप इतना नोट कर लें। और बच्चों ये सब रफ पार्ट था, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अगर आपको दिक्कत होती है कि समझने में और आपको ये जो रफ वर्क है ये भी साथ में अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे नोट्स थे। ओके, तो आप इतना कर सकते हो। ओके, तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 तक फॉर्म बन गई थी। L वेक्टर दिस इज इक्वल टू समेशन Mn इन अ ब्रेसेस Rn वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट in a braces circular braces WN vector cross RN vector and braces. So now students, हमारे पास यहाँ तक फॉर्म बन गई थी। L vector this is equal to summation Mn in a braces Rn vector cross in a braces WN vector cross RN vector and braces closed। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक करने के बाद देखें कि अब देखें हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ये क्लोज्ड ब्रेसेस है, ठीक है, बड़ी सी ये वाली ब्रेसेस है, ये मैंने आपको बताया कि ये वाली फॉर्म हमारी बन चुकी थी। अब हमने क्या बोला आपको पीछे कि इस फॉर्म को हमने यहाँ पर पुट करना है, लेकिन बच्चों उससे पहले हम कुछ और चेंजेस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि सिंस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी इज सेम सो लेट WN वेक्टर दिस इज इक्वल टू W वेक्टर। तो बच्चों हमने मान लिया था, जैसे मैंने बताया था कि W1 वेक्टर या फिर W2 वेक्टर लिखने की बजाय अगर हम सिर्फ एक बॉडी को कंसीडर करें और सारे पार्टिकल्स क्योंकि बॉडी के अंदर होते हैं, उस बॉडी के उस मैटर के पार्टिकल होते हैं, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी को हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं ओमेगा वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होता ही ओमेगा है बच्चों। ठीक है, तो उसी तरह जहां पर हमारे पास ये जो हमारे पास फॉर्म बनी थी जिसको हमने ओपन किया था, सोल्व किया था, तो बच्चों इसकी प्लेस पर हम RN वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, WN की प्लेस पर हम W जो ओमेगा वेक्टर लगा सकते हैं
और यहाँ पर भी हमने देखो लिख दिया Rn वेक्टर। उसी तरह बच्चों सिमिलर वे में यहाँ पर देखो Wn था W वेक्टर, और जहाँ जहाँ पर मतलब हमारे पास ओमेगा था वहाँ पर हमने ओमेगा लगा दिया। ठीक है बच्चों, मैं बार बार W बोल रहा हूँ ईजी के लिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा बोलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओमेगा वगैरह ध्यान नहीं रहता तो इसलिए, लेकिन आपने ओमेगा बोलना है, आपने जब भी इसको प्रोनाउंस करना है तो आपने ओमेगा ही कहना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ओमेगा वेक्टर है। अब देखें Rn वेक्टर इंटू Rn वेक्टर, तो बच्चों ये बन गया Rn स्क्वायर। ये बच्चों कैसे बना, जब भी दो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट सेम हो, ठीक है, वेक्टर का हमने करना है डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए वेक्टर और ए वेक्टर अगर हमारे पास हम इसका डॉट प्रोडक्ट करें तो बच्चों ये होता है ए स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर के। ये कैसे बनता है ए स्क्वायर, ये बच्चों हमारा बन जाता है मॉडुलस ए, ठीक है, और सिंपल मॉडुलस ए। ठीक है, तो बच्चों मॉडुलस ए का मतलब क्या होता है, ए, इसका मतलब क्या होता है ए, तो बच्चों ये बन जाता है हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बन जाता है। ओके, तो बच्चों इसलिए देखो यहाँ पर दोनों सेम है, ये Rn वेक्टर डॉट Rn वेक्टर, तो बच्चों ये बन जाएगा Rn स्क्वायर। और बच्चों ये तभी बनता है अगर बीच में डॉट प्रोडक्ट पड़ा हो। ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटी है सेम है, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट पड़ा हो तभी ये वाला केस बनता है। और बच्चों ये वाले केस को हमने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब बच्चों इस फॉर्म को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इस फॉर्म को हम अब सिंपली इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में देखो यहाँ तक तो सेम है, एल वेक्टर दिस इज इक्वल टू समेशन mn। बच्चों ये वाली जो फॉर्म है ब्रेसिस के अंदर, यहाँ पर हमने ये उठा के ये पुट कर देनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमारा हो गया। अब बच्चों इसके बाद देखो हमने क्या करना है, अब इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, समेशन mn को मल्टीप्लाई करें इस ब्रेसिस के अंदर, तो बच्चों देखो समेशन mn आया, W वेक्टर मतलब कि ओमेगा वेक्टर Rn स्क्वायर माइनस बीच में। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या समेशन mn Rn वेक्टर, ठीक है, Rn वेक्टर इंटू और ओमेगा वेक्टर, तो बच्चों वो हमने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब बच्चों देखें यहाँ पर हमारे पास ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और बच्चों ये बीच वाली हमारी वेक्टर क्वांटिटी है ओमेगा वेक्टर। तो बच्चों जो ओमेगा वेक्टर है उसको हम समेशन से बाहर रख लेते हैं, मतलब बाहर निकाल लेते हैं, उसको अलग रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो हमारे पास एक ये स्केलर क्वांटिटी थी mn और एक ये स्केलर क्वांटिटी थी Rn, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर नहीं पड़ा तो बच्चों इसको हमने समेशन के अंदर रख लिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर हमने इसको एज इट इज रहने दिया। अब बच्चों आगे क्या करना है, अब आगे इसके दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस बनेगा कि अगर हम इस इक्वेशन को या फिर हम उस मैटर को, मतलब ये जो इक्वेशन हमारी बनी है वो उस मैटर से बनी है, मैटर की जो पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में उसकी फॉर्म से बनी है। ठीक है, ये इक्वेशन, ठीक है, वो हमने एनालाइज किया और इसको बनाया। तो हम मैटर को कैसे देख रहे हैं, हम इसको 2D में देख रहे हैं, 2 डायमेंशनल में देख रहे हैं, या फिर 3 डायमेंशनल में देख रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे दो नजरिए हैं 2D एंड 3D। अगर हम 2D में देख रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। और अगर हम उस मैटर को 3D में एनालाइज करें, 3D में देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें, तो उसके लिए उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे 2D की, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैटर को देख रहे हैं वो 2D में देख रहे हैं। ठीक है, और बच्चों 2D में देखने के बाद उसके बाद हम चलेंगे 3D में। तो आज हम करेंगे इस लेक्चर में 2D और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 3D। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास देखो केस 1 है और इन 2D इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस डायग्राम को, उस मोशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी को हम 2D में, 2 डायमेंशन में। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास जो पीछे रिजल्ट आया था एल वेक्टर दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा समेशन mn Rn स्क्वायर माइनस समेशन mn Rn वेक्टर इन अ ब्रेसिस Rn वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ओमेगा वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों ये रिजल्ट हमारे पास बन चुका था। अब बच्चों अगर हम 2D में ऑब्जर्व करते हैं तो बच्चों 2D में देखो हमारे पास सबसे पहले डायग्राम क्या था, ये हमारा डायग्राम था, मैं रफली बनाया था बच्चों। यहाँ पर एक पार्टिकल था, यहाँ पर एक मतलब पार्टिकल की ये पूरी एक सर्कुलर मोशन था पार्टिकल का, और इसका ये ओमेगा वेक्टर था। ठीक है, और ये ओमेगा वेक्टर ये होता है इसकी स्पीड, ठीक है, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों इसका ये रेडियस था, इसका ये क्या था, रेडियस था, या फिर आप कह लें कि पोजीशन वेक्टर था। तो बच्चों यहाँ पर पोजीशन वेक्टर था, और अब अगर आप ओमेगा वेक्टर देखें तो इसकी एंगुलर स्पीड होती है, ये होती है लीनियर स्पीड, और ये होती है, अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ये होती है एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो बच्चों देखें ना कि अगर हम एंगुलर स्पीड इस पॉइंट की देखें या फिर किसी भी पॉइंट की देखें, ठीक है, तो वो इस आर वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ देखें एंगुलर स्पीड इस पॉइंट पर देखें तो आपको यहाँ मतलब ज़्यादा चलेगा पता आपको। तो ये आर वेक्टर देखें ना, ये आर वेक्टर और ये एंगुलर स्पीड है, तो आपस में क्या है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये क्या है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, मान चले कि आपने यहाँ देख ली, ठीक है,
उसकी जो स्पीड आपने यहाँ देख ली, तो ये एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो बच्चों देखो उसी केस में, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है आर वेक्टर और हमारा एंगुलर जो वेलोसिटी है, तो उस केस में देखें बच्चों हमारे पास क्या बनेगा कि अगर हम किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और इसको अगर हम बच्चों फर्दर सॉल्व करते हैं, तो बच्चों ये इक्वल होता है ए वेक्टर मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है, और कॉस थीटा। अगर बच्चों इसको हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है, वेक्टर मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर बी और कॉस थीटा एज इट इज, ठीक है। तो बच्चों ये होता है कि जब हम किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अगर बच्चों हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी का, वो भी मैं साथ में लिख देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो बच्चों वो हमारा इक्वल होता है ए बी साइन थीटा के। वो किसकी इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा। उसको भी बच्चों हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। तो बच्चों लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इस क्वांटिटी का करेंगे डॉट प्रोडक्ट आर एन वेक्टर डॉट और ओमेगा वेक्टर। तो बच्चों आर एन वेक्टर और डॉट ओमेगा वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। तो बच्चों वो जीरो क्यों होगा, वो जीरो इसलिए होगा क्योंकि देखें अगर आर एन वेक्टर और ओमेगा वेक्टर आपस में क्या परपेंडिकुलर है। अगर बच्चों आर एन वेक्टर जैसे कि ये ओमेगा वेक्टर है और ये आर एन वेक्टर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो बच्चों इनके बीच में जो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर मैं बच्चों इस क्वांटिटी में मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ कि आर एन वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर दिस इज इक्वल टू आर एन, ठीक है, और ओमेगा, ठीक है, और cos 90 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना 90 डिग्री। और बच्चों cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री बच्चों हमारा कितना होता है, जीरो के इक्वल। तो बच्चों कितना बन जाएगा, आर एन इंटू ओमेगा इंटू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। ये हमारा कितना बन गया, जीरो बन गया, ठीक है, ये कितना बन गया हमारा, जीरो बन गया। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम जीरो पुट करें और यहाँ पर देखो समेशन एम एन आर एन वेक्टर और ब्रेसिस में जीरो आ गया। अगर हम इस सारी क्वांटिटी को जीरो साथ मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये पूरी क्वांटिटी हमारी ये वाली जीरो बन जाएगी। मतलब कि हमारे पास सिर्फ ये बचेगा जब हम पार्टिकल के मोशन को 2D में देख रहे हैं, 2D में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको चल गया पता बच्चों, आप इसको नोट कर लो बच्चों, मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक है। फिर तो अगर हम 2D में करें तो हमारे पास सिर्फ इतना बच जाएगा, इसका साथ वाला जो पार्ट है वो जीरो बन जाएगा बच्चों। और बच्चों जो इतना पार्ट होता है ना समेशन एम एन आर एन का स्क्वायर, इसको हम आई के इक्वल लिखते हैं। और बच्चों आई हमारा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों देखो यहाँ पर समेशन एम एन आर एन का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आई, ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शियल नहीं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। मतलब कि इनर्शिया बच्चों क्या होता है, आपको पहले मैं ये समझाता हूं कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। पहले आप ये समझे कि व्हाट इज द इनर्शिया। तो बच्चों अगर हम सिर्फ इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया होता है ए प्रॉपर्टी बाय विच अ मैटर रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और कॉन्टिन्यूस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस द चेंज इन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे हमारा पड़ा हुआ है तो ये तब तक रेस्ट में रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये मूव नहीं करेगा जब तक इसके ऊपर हम कोई बाहर की एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। और अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चों, ये मोशन में है, और तब तक वो नहीं रुकेगा जब तक हम बाहर की कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो बच्चों ये फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, ठीक है। तो बच्चों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो वो क्या बताता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी, तब तक वो मूव नहीं करेगी, तब जब तक हम कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, और उसको जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगी। और अगर कोई वस्तु मोशन में है वो तब तक नहीं रुक सकती जब तक कोई बाहर की एक्सटर्नल फोर्स उस पर इंप्लीमेंट हम नहीं करते, मतलब नहीं लगती, तब तक वो वस्तु नहीं रुकेगी। अगर कोई भी चीज़ है बच्चों, जैसे कि पेन भी है, जैसे कि मान के चलिए मार्कर मेरा, अगर मैं यहाँ पर इसको मूव करूँ इस बोर्ड के ऊपर, तो बच्चों ये कुछ देर बाद जाके रुक जाएगा। ये इसलिए रुक जाएगा बच्चों क्योंकि देखो ये तो चल ही आ रहा है, तो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर मूव करूँ बच्चों तो ये जाके देखो यहाँ पर जाके रुक जाएगा, ठीक है। ये इसलिए रुक जाता है, कोई बॉल होती है अगर हम फर्श के ऊपर उसको फेंकते हैं तो बच्चों वो भी कुछ देर बाद रुक जाती है। वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि देखो एक तो एयर में काफ़ी रेजिस्टेंस होता है, हमारे आसपास एयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके अलावा इसका फ्रिक्शन होता है फर्श का, तो वो रोक लेता है। तो ये फर्श होगी या फिर एयर उसको रोक रही है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगा रही है, तो बच्चों वो बाहर की फोर्स है, वही एक्सटर्नल फोर्स है। तो मतलब इन अ रियलिस्टिक फॉर्म इस दुनिया में, इस कायनात में हर जगह फोर्स तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि कोई चीज़ अगर मोशन में है वो तब तक मोशन में रहेगी तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो बच्चों ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। हमें फिर ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा जहां पर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना हो। और इन अर्थ, अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करें तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर रेजिस्टेंस ना हो बच्चों, ठीक है। रेजिस्टेंस हर जगह ही होता है, तो हर चीज़ रुक जाएगी
लेकिन अगर हम इन रियलिस्टिक फॉर्म फिजिक्स के हिसाब से देखें तो कोई चीज़ अगर मोशन में है वहाँ रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो तो वो सच बात है, वो चीज़ बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करेगी, नहीं रुकेगी। ठीक है, तो बच्चों देखो ये था कि अगर लीनियर मोशन, अगर कोई चीज़ लीनियर मोशन है मतलब सीधी चल रही है, ठीक है, तब तो हम कहते हैं अपना इनर्शिया। अगर कोई चीज़ मान के चले कि सर्कुलर मोशन में है तो वहाँ पर भी यही कंसेप्ट होगा कि अब देखो ये मोशन की बात चल रही है तो रुकने वाला कंसेप्ट तो यहाँ पर नहीं आएगा कि वो कांस्टेंट है, रुकी पड़ी है। अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में है वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई एक्सटर्नल जो फोर्स है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में हो उस केस में क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जब कोई बच्चों और बच्चों जब कोई वस्तु मतलब कि सर्कुलर मोशन में ना हो, लीनियर मोशन में हो, ठीक है, तो बच्चों उस केस में हमारा क्या होगा, उसको बोलेंगे इनर्शिया। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा और एल वेक्टर हमारा आई ओमेगा वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों ये हमारा हो गया मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ 2D। अब बच्चों 3D वाला केस है, इन केस ऑफ 3D। तो बच्चों 3D वाले केस में ये जीरो नहीं होगा, मतलब अगर हम बात करें अपनी 3D की तो बच्चों 3D वाले केस में ओमेगा और आर वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे, जीरो नहीं होगा। तो इनकी बच्चों जो वैल्यू है वो हमें पुट करनी पड़ेगी। तो वो हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप उसको नोट कर लें। थैंक यू सो मच।